हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम यहाँ पर ई कॉमर्स इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। हम इसके बारे में इसलिए बात करने वाले हैं क्योंकि एज अ निवेशक जब हम स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं तो यहाँ पर ई कॉमर्स इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ कंपनी रहती है जहाँ पर कि हम जो है अपना पैसा लगाते हैं। तो उस कंपनी के बारे में जानना उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है जितना कि बिजनेस ओनर को, क्योंकि जब हमारा पैसा लगता है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी रहती है। तो चलिए आज हम इसी सेक्टर के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे और इसके साथ साथ इसके की केपीआई के बारे में जानेंगे और क्यों वो इम्पोर्टेंट होता है और हमें एज अ बिजनेस कौन सा केपीआई जो है उपयोग करना चाहिए इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल में नए तो कृपया करके इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लें। और ये वीडियो जो है हमारे आने वाले कई सारे ई कॉमर्स कंपनी को एनालाइज करने में जो है इंपॉर्टेंट होंगे एज अ की मैट्रिक्स की तरह। ई कॉमर्स एज अ सेक्टर के बारे में बात कर ले तो ये सेक्टर जो है लगातार 40% के सीएजीआर से फाइनेंशियल ईयर 22 से लेकर 27 तक बढ़ रहा है, जिसके कारण कि ये जो है निवेशकों और एंटरप्रेन्योर के बीच में बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट की तरह आता है और वहां पर स्केलेबिलिटी जो है बहुत ज्यादा रहती है। इस सेक्टर में और इस पर्टिकुलर कंपनी में वेंचर कैपिटलिस्ट ने बहुत ज्यादा अपना पैसा भी बनाया है, क्योंकि ये जो है स्केलेबल मॉडल रहता है और 4 से 5 साल के अंदर उनका पैसा जो है वापस आ जाता है। इसलिए ई कॉमर्स इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर भी होता जा रहा है, क्योंकि इंडिया की ज्यादातर आबादी की बात करें तो वो जेन जी है और जेन जी के बाइंग बिहेवियर में ई कॉमर्स जो एक प्रकार से बहुत अहम रोल प्ले करता है, जिसके कारण कि जेन जी जो है इसमें ज्यादातर शॉपिंग करने का काम करते हैं। और इसी के साथ साथ ये जो ई कॉमर्स कंपनी है हैवी डिस्काउंट भी प्रोवाइड करती है, क्योंकि आप अगर कोई रिटेल प्रोडक्ट के बारे में बात कर ले तो पहले कंपनी से निकलता है, फिर वो डिपो में जाता है, होलसेल के पास जाता है, फिर रिटेल में आता है और आखिर में जब वो रिटेल दुकान में आता है तो वहां पर रेंटल कॉस्ट भी बढ़ी रहती। तो इस कारण से जो रिटेल कंपनी है वो ज्यादातर डिस्काउंट दे नहीं पाती, जिसके कारण से ये जो ई कॉमर्स कंपनी रहती है जहां पर कि डायरेक्ट कंपनी द्वारा प्रोक्योर किया जाता है और इन्वेंट्री नहीं रखी जाती मेन स्टोर पे, तो जिस भी कस्टमर को चाहिए प्रोडक्ट तो जाके ई कॉमर्स वेबसाइट में शॉपिंग करता है और उसके घर पे चीजें डिलीवर हो जाती, जिसके कारण से कि होता यह है कि जो ई कॉमर्स कंपनी वो हैवीली डिस्काउंट दे पाती है एज कंपेयर टू रिटेल स्टोर के बारे में हम बात करें तो। और इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत कम है, जिसके कारण कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा प्राइस सेंसिटिव भी हो जाती है, जिसके कारण जो ट्रेडिशनल बायर हैं वो भी धीरे धीरे करके इसमें शिफ्ट होते जा रहे हैं। इसके कारण इस पर्टिकुलर सेक्टर में और इनकी कंपनियों में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखा जा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 22 में इस सेक्टर का रिवेन्यू जो है लगभग 12 बिलियन डॉलर के आसपास था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 27 के जाते जाते इस पर्टिकुलर D2C कैटेगरी का रिवेन्यू हो सकता है 60 बिलियन डॉलर के आसपास। और इसी ट्रेंड को देखते हुए जितनी भी फॉर्मल कंपनी है यानी कि जो संगठित स्पेस पे काम करती है वो सारे के सारे कंपनी अपना डिजिटल वेंचर भी चालू कर दिए और आज के समय वो जो है ऑपरेट करते थ्रू ओमनी चैनल, जहां पर कि रिटेल चेन भी होता है और उसके साथ साथ ऑनलाइन प्रेजेंस भी होती है, जिससे कि आज के समय इनका मेजर चंक ऑफ रिवेन्यू जो है आ जाता है। आज से ठीक 4 से 5 साल पहले अगर हम जाकर देखें तो वहां पर जो है 2 मेजर प्लेयर होते थे रिटेल कैटेगरी में। पहला हो जाता था फ्लिपकार्ट और दूसरा हो जाता था अमेजोन। लेकिन आज के दौर की बात कर ले तो यहाँ पर जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट के बिजनेस हैं और अलग अलग कैटेगरी थे उससे रिलेटेड आजकल जो है एक एक स्टार्टअप भी बनते जा रहे हैं। जैसे कि अगर हम मेडिकल स्पेस में बात कर ले फार्मा कैटेगरी की तो वहां पर फार्मेजी, मेड प्लस ऐसे कई सारे ब्रांड जो है पर्टिकुलर कैटेगरी में ऑपरेट कर रहे हैं। इसके बाद हम जो है फैशन की तरफ चले तो वहां मीशो ऑपरेट कर रहे हैं। फिर हम जो है ब्यूटी के तरफ चले तो वहां पर नाइक सेगमेंट में जो है नाइका ऑपरेट करने का काम कर रहे हैं, जिसके कारण कि आने वाले समय में धीरे धीरे करके स्पेशल नाइक कैटेगरी में ये जो है रिटेल स्पेस होता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक जानने वाली बात यह है कि यहाँ पर सारी की सारी जो ई कॉमर्स कंपनी है उतनी भी ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि वहां पर अच्छी स्ट्रेटेजी और मार्केटिंग नहीं कर पाते। इस कारण उन्हें फेलियर देखना पड़ता है और बिजनेस रिलेटेड डिसीजन नहीं ले पाते। इस कारण हाल फिलहाल के समय जो है azmytrip.com का शेयर प्राइस अगर आप जाकर देखें तो वहां पर भी उस कंपनी के जो है बिगड़ते हुए फाइनेंशियल्स के बारे में आप जान सकते हैं। इस वजह से यहाँ पर कुछ डाटा रिलेटेड बहुत अच्छे डिसीजन करना पड़ता है, जिसको कि हम आगे चल के की केपीआई के बारे में बात करेंगे, जिससे कि हम जो अपने बिजनेस रिलेटेड अच्छी स्ट्रेटेजी बना पाएंगे। तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं ई कॉमर्स के की केपीआई के बारे में।
तो यहाँ पर इसको एक प्रकार से दुकान की तरह समझ लेते हैं। जो कोई शातिर बिजनेसमैन होता है वो अपने दुकान को मेन स्ट्रीट और मेन जगह में खोलता है, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा फुटफॉल को आकर्षित कर सके। और हम यहाँ पर डिजिटल दुकान के बारे में बात कर ले, यानी कि ई कॉमर्स साइट की, तो वहां पर भी हम अपने प्रोडक्ट को अगर लिस्ट करते हैं तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस पर्टिकुलर वेबसाइट में आए, जिसको कि हम एक प्रकार से ट्रैफिक के डेटा से जान सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे कि आम रिटेल दुकान वाला जो अपनी क्वालिटी मेंटेन करता है और रेंज मेंटेन करता है, ठीक उसी प्रकार से हमें भी अपने जो वेबसाइट है उसमें रेंज और क्वालिटी को मेंटेन करना पड़ता है। उसके बाद कई सारे और मैट्रिक्स जैसे कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर लॉयल्टी, उसके बाद कन्वर्जन रेशियो, ऐसे कई सारी चीजें जिसका अहम डाटा निकलता है जब भी हम कोई वेबसाइट को चलाएं तो। और यही डाटा को लेके हम जो अपने बिजनेस रिलेटेड और अच्छे डिसीजन कर सकते हैं, जिससे कि कस्टमर का एक्सपीरियंस और ओवरऑल बिजनेस का परफॉर्मेंस जो है बढ़ सकता है। और यही सारे डाटा को हम एक प्रकार से की केपीआई के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ई कॉमर्स स्पेस में जितनी भी कंपनी चल रही है उनके लिए। तो चलिए अब हम यहाँ पर की केपीआई के इंपॉर्टेंस के बारे में जान लेते हैं। मैकेंजी के द्वारा हाल फिलहाल में रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, जहां पर कि ये बताया गया कि जो ऐसे कंपनी है जो कि अपने डाटा पॉइंट को लेके स्टडी करते हैं और वो टारगेट करते हैं कस्टमर को, तो उनका जो कस्टमर एक्विजिशन है वो 23 गुना ज्यादा अच्छा हो जाता है। और उसके जो नॉर्मल रिटेंशन के बारे में बात कर ले, जिसको कि एक प्रकार से कस्टमर रिटेंशन कहा जाता है, वहां पर भी 6 गुना की बढ़ोतरी होती है, जिससे कि डाटा ड्रिवन बिजनेस डिसीजन आपके लिए बहुत ज्यादा एक प्रकार से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि डायरेक्ट टू कंज्यूमर के बारे में या ई कॉमर्स साइट के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर कई सारी चीजें जो है फेवर में नहीं रहती हैं, जहां पर कि आप किसी कस्टमर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करके बात कर पाए। जहां पर कि जो रिटेल चेन में जो लोग काम करते हैं या रिटेल दुकान खोलते हैं, उनको ये पता रहता है कि वो कस्टमर क्या करता है, कैसा रहता है, क्या उसके बाइंग पैटर्न है, जिसको कि ये केपीआई डाटा से हम जो है डायरेक्ट टू कंज्यूमर या ई कॉमर्स साइट में उसके डिसीजन को हम जान सकते हैं। ये जो केपीआई डाटा है, जैसे कि हमने ऑलरेडी बात की है कि कस्टमर के एक्सपीरियंस को, रिवेन्यू को, रिटेंशन को, सब चीजों को बढ़ाने में तो मदद करता ही है, और उसके साथ साथ ये जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने का भी काम करता है। और जितना जल्दी डाटा प्रॉब्लम से रिलेटेड आ जाता है उसको आप रेक्टिफाई करते हैं तो आपकी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो जाती है और कस्टमर एक्सपीरियंस भी इंप्रूव हो जाता है। इसके साथ साथ आप अगर कोई अपनी ई कॉमर्स रिलेटेड नई बिजनेस स्ट्रेटेजी ट्राई कर रहे हो तो ये सारे मैट्रिक्स को आप अगर पॉजिटिव जाते देखें उस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के लगाने के बाद, तो यहाँ पर आपको ये भी पता चल पाएगा कि वो स्ट्रेटेजी की सफलता कितनी है और डाउनफॉल कितना है। क्योंकि अगर कोई स्ट्रेटेजी जो है काम नहीं करेगी तो ये जो की रेशियो धीरे धीरे करके नीचे आते जाएंगे, जिसके कारण आप जो है अपनी डिसीजन मेकिंग को और ज्यादा से ज्यादा रिफाइन कर पाएंगे। तो अब हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए कौन सा की केपीआई जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोगों के बारे में बात कर ले जो कि अलग अलग प्रकार के सेक्टर से बिलोंग करते हैं, चाहे वो मेडिकल हो, ज्वेलरी हो, फैशन हो, फास्ट फैशन हो या ब्यूटी की कैटेगरी हो, ऐसे कई सारी कैटेगरी में जो है अलग अलग प्रकार के की केपीआई उपयोग किए जाते हैं। लेकिन ज्यादातर जो केपीआई रहते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बिजनेस है वो अलग अलग कैटेगरी में रहता है, तो उनकी यूएसपी भी अलग रहती है। इस वजह से अलग अलग जगह में हमें अलग अलग केपीआई को देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मेडिकल इंडस्ट्री के बारे में बात करें और मेडिकल से रिलेटेड ई कॉमर्स साइट की बात कर ले, तो वहां पर जो है 2 प्रकार के पेशेंट होते हैं। पहला आ जाता है एक्यूट और दूसरा आ जाता है क्रोनिक। तो ई कॉमर्स कंपनी के लिए जो है क्रोनिक पेशेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और उनका डेटा यानी कि कीप केपीआई में जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इसी तरीके से हम अगर ब्यूटी सेगमेंट में बात करें तो वहां पर अलग हो जाते हैं की मैट्रिक्स। फैशन के तरफ हम बात कर ले तो वहां पर टर्नओवर थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जितने भी फास्ट फैशन आते हैं तो वहां पर कुछ अलग प्रकार के मैट्रिक्स उपयोग होते हैं जो कि दूसरे इंडस्ट्री में नहीं होते। लेकिन हम यहाँ पर अगर ज्वेलरी इंडस्ट्री के बारे में बात कर ले, ज्वेलरी में अगर गोल्ड इंडस्ट्री की बात कर ले तो गोल्ड का दाम अगर हाल फिलहाल में जाकर देखे तो प्रति 10 ग्राम जो है 1,08,000 रुपए के आसपास हो गया है। तो जो गोल्ड लेने वाले कंज्यूमर है वो ज्यादातर रिटेल स्टोर पे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ई कॉमर्स वेबसाइट है जो कि ज्वेलरी को बेचने का काम करता है, वहां पर अगर आप इस कस्टमर के बाइंग हैबिट को देखेंगे तो वहां पर आपको ज्यादा कुछ समझ नहीं आ पाएगा, जिसके लिए कि आपको सेम सेक्टर में जो है डिफरेंट इंडस्ट्री के रेशियो से कंपेयर करके पता करना पड़ेगा कि यहाँ पर आपके वेबसाइट का परफॉर्मेंस क्या है।
तो इस प्रकार से अलग अलग सेक्टर के लिए, अलग अलग इंडस्ट्री के लिए एज अ निवेशक, एज अ एंटरप्रेन्योर जो है अलग अलग रेशियो थोड़ा उपयोग होते हैं। तो यहाँ पर आज हमने बात कर लिया ई कॉमर्स इंडस्ट्री के बारे में, फिर हमने जाना की केपीआईज के बारे में और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, और इसके साथ साथ हम ये भी जाना कि अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग केपीआई भी उपयोग होते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको और जानना हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसी ही और एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।